नमस्ते दोस्तों। आजकल के कोविडमय माहौल से घबराकर मेरे एक दोस्त का बच्चा उसको पूछ बैठा, पापा क्या अभी दुनिया खत्म हो जाने वाली है? कुछ बच्चे इतना ज्यादा डर गए हैं, ये जानकर मैं थोड़ा सा डर गया। एक महिला के बारे में पता चला, वो गांव में रहती है, उनका बेटा एक शहर में नौकरी करता है। उसे कोविड हुआ और पता चला कि उसको अस्पताल में दाखिल करना पड़ा है। वो महिला ने कोविड के बारे में ऐसी ऐसी बातें सुन के रखी थी कि वो चिंता करने लग गई कि अभी एडमिट किया है तो अभी तो वो मर ही जाएगा और फिर अंतिम विधि भी नहीं कर पाएंगे। और ये सब ख्यालों से वो इतनी व्याकुल हो गई कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। दोस्तों, हाँ, परिस्थिति गंभीर है, पर वो इतनी भयानक भी नहीं है कि हम गड़बड़ा जाए। अगर हम एक संतुलित दृष्टिकोण रखते हैं तो हम इस चुनौती का ज्यादा बेहतर सामना कर पाएंगे। और इसीलिए कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं। आपके घर में अगर कोई बच्चा है जो सहम गया है या आजू बाजू कोई व्यक्ति है जो जिसे कुछ ज्यादा ही चिंता हो रही है, तो ये तथ्य आप उनसे जरूर शेयर कीजिएगा। पहला तथ्य, आज तक भारत में जितने भी लोगों की कोविड टेस्ट पॉजिटिव आई है उसमें से सिर्फ 1.13% लोगों की मृत्यु हुई है। अर्थात 99% लोग इस बीमारी को मात करके सुखरूप जी रहे हैं। दूसरा तथ्य, काफी लोगों में कोविड की बीमारी इतनी हल्की होती है कि उनमें खास कोई लक्षण दिखते ही नहीं। इस वजह से और अन्य कई कारणों की वजह से अनेक लोग कोविड की टेस्ट कराते ही नहीं है। इसीलिए अगर कोविड के मृत्यु दर का सही आंकड़ा हमें जानना हो तो फिर हमें किसी एक जगह के सारे लोगों में कोविड की टेस्ट करनी होगी और फिर उस समय पे उस जगह पे कितने लोगों की मौत हुई ये हमें देखना होगा। इस तरह से जब हम आंकड़ा निकालते हैं तो उसको इन्फेक्शन फैटालिटी रेट ऐसा कहते हैं। इस तरह का एक अध्ययन मुंबई और कर्नाटक में हुआ था। इसमें देखा गया कि मुंबई में जो 50 से 89 के आयु वर्ग में जो लोग हैं जिनमें खतरा सबसे ज्यादा है, उसमें भी पुरुषों में इन्फेक्शन फैटालिटी रेट 0.5% था और कर्नाटक में पुरुषों में इन्फेक्शन फैटालिटी रेट 0.1% था। महिलाओं में ये कोविड का मृत्यु दर इससे लगभग आधा था और 50 से कम उम्र के लोगों में तो ऑफ कोर्स मृत्यु दर इससे कई गुना कम था। दूसरा एक रिपोर्ट विश्व स्वास्थ्य संस्था के बुलेटिन में प्रकाशित हुआ है। यह रिपोर्ट 91 जगहों के आंकड़ों का अध्ययन करके लिखा गया है। इसके अनुसार एवरेज कोविड इन्फेक्शन फैटालिटी रेट 0.23% है और 70 से कम उम्र के लोगों में एवरेज कोविड इन्फेक्शन फैटालिटी रेट 0.05% है। मतलब अगर 10,000 लोगों को कोविड इन्फेक्शन होता है तो उसमें से सिर्फ 5 लोगों की मृत्यु होती है। हाँ, हर एक मृत्यु उस परिवार के लिए तो बहुत दुखदायक होती है और इसीलिए हर एक मृत्यु टालने की कोशिश करनी चाहिए और वो महत्वपूर्ण है। पर अगर हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कुल मिला के परिस्थिति कितनी चिंताजनक है, तो फिर इन्फेक्शन फैटालिटी रेट को भी ध्यान में रखना जरूरी है। तीसरा तथ्य, कोविड के जो ये नए वेरिएंट्स आए हैं, डबल म्यूटेंट, ब्रिटिश वेरिएंट, तो ये ज्यादा तेजी से फैल रहे हैं और इसीलिए लोगों को डर लग रहा है कि ये ज्यादा खतरनाक है। तो ये समझना जरूरी है कि इनमें लोगों को इन्फेक्ट करने की क्षमता ज्यादा है और इसलिए वो ज्यादा तेजी से फैलते हैं, बट लोगों को गंभीर रूप से बीमार करने की क्षमता पहले के वायरस की तुलना में इनमें ज्यादा नहीं है। ये ज्यादा जानलेवा नहीं है। दूसरा एक डर लोगों को लग रहा है कि सेकेंड वेव में बहुत सारे लोगों को इन्फेक्शन हो रहा है और बच्चों को भी इन्फेक्शन हो रहा है। हाँ, बट अधिकतर बच्चों में कोविड की बीमारी हल्की रहती है और कुछ ही दिनों में वो ठीक हो जाते हैं। पर हाँ, कुछ युवा लोगों में और कुछ बच्चों में भी, एस्पेशली अगर उन्हें और बीमारियां हो तो उनमें भी गंभीर बीमारी हो सकती है और इसीलिए
सावधानी तो हरेक ने बरतनी है। अगर कोविड के लक्षण आए तो जांच करानी है और समय पे उपचार लेना है। तो एक ओर इस बीमारी की वजह से मृत्यु की शक्यता काफी कम है, और दूसरी ओर जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था, अभी इस बीमारी पर प्रभावी उपचार उपलब्ध है। समय पर ऑक्सीजन, स्टीरॉइड और एंटीकोएगुलेंट दवाई मिलने से जिन लोगों को गंभीर बीमारी है उनमें से भी अधिकतर लोगों को हम बचा सकते हैं। पर फिलहाल तो काफी लोगों को बेड्स नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, हाँ, और इसलिए चिंता की बात तो है। बट ये परिस्थिति निर्माण हुई क्योंकि अचानक ही बहुत सारे लोगों को कोविड हो जाने की वजह से बेड्स और ऑक्सीजन की डिमांड अचानक बहुत बढ़ गई। पर अब सरकार, डॉक्टर्स और उद्योजक तेजी से इस चुनौती का सामना कर रहे हैं और परिस्थिति बदल रही है। उदाहरण, ऑक्सीजन जो इंडस्ट्रीज में यूज होता था वो बंद कर अभी अस्पतालों को भेजा जा रहा है। अभी अस्पतालों को जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है, पर ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, इसमें थोड़ा खतरा होता है और इसलिए उसके कुछ स्पेशल कंटेनर्स होते हैं। इसीलिए अचानक इतना सारा ऑक्सीजन अस्पतालों को देना उतनी आसान बात भी नहीं थी। अभी एरोप्लेन्स और ट्रेन्स के माध्यम से ये कंटेनर्स भेजे जा रहे हैं। टाटा ग्रुप ऐसे स्पेशल कुछ नए कंटेनर्स आयात कर रहा है। हमारी आर्मी कुछ मोबाइल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स आयात कर रही है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून, वहां के साइंटिस्ट ने एक ऑन साइट ऑक्सीजन एनरिचमेंट यूनिट डिजाइन किया है, जो कुछ ही दिनों में आप एक हॉस्पिटल के कैंपस में ही इंस्टॉल कर सकते हो, और फिर ये यूनिट प्रति मिनट 500 लीटर ऑक्सीजन जनरेट करता है। इन सभी की मेहनत की वजह से परिस्थिति बदल रही है, और अभी तो मुंबई, पुणे जैसी जगहों पर पेशेंट्स की संख्या कम होना भी शुरू हो चुका है। उदाहरण, मुंबई में 4 अप्रैल को नए पेशेंट्स की संख्या 11,000 थी, जो अभी 25 अप्रैल को 5,500 हो चुकी है। दोस्तों, इतिहास गवाह है, स्मॉल पॉक्स, प्लेग, स्पेनिश फ्लू जैसी बड़ी बड़ी महामारियां आकर चली गई, मानव जाति ने इनको हरा डाला। तो अभी ये कोविड क्या चीज है? हो सकता है कुछ और समय लगेगा, बट कोविड को भी हारना ही पड़ेगा। डॉक्टर्स, नर्सेज, वार्ड बॉयज दिन रात एक करके मरीजों को बचा रहे हैं। कुछ इंडस्ट्रीज फ्री में ऑक्सीजन सिलेंडर्स हॉस्पिटल्स को दे रही है। कोविड होने पर पड़ोसी दिल से एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, और साइंटिस्ट नई नई दवाइयां और वैक्सीन्स का निर्माण करने में जुटे हुए हैं। उदाहरण, मुल्नुपिरावीर नाम की एक नई दवाई का संशोधन हो रहा है, जो अभी ह्यूमन ट्रायल्स के लास्ट फेज में है, और अब तक की रिसर्च कहती है कि ये कोविड के वायरस के खिलाफ बहुत प्रभावी है। तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? क्या चिंता करने की कोई भी बात नहीं है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि कोविड का आतंक पालने की भी जरूरत नहीं है। इस बीमारी में मौत की शक्यता कम है, और वैक्सीन लगवाने से यह शक्यता और भी कम हो जाती है। अगर हम मास्क गले पे न पहनते हुए नाक पे पहने तो हम कोविड इन्फेक्शन होने का धोखा कम कर सकते हैं, और मास्क पहनने पे अगर इन्फेक्शन होता भी है तो अंदर जाने वाले वायरस की संख्या कम रहती है, और इसीलिए गंभीर बीमारी होने की शक्यता कम हो जाती है। कुछ और महीनों तक अगर एक ही जगह पे बहुत सारे लोगों का जमा होना हम टालें, मास्क नियमित रूप से पहने, वैक्सीन लगवाएं, तो इस महामारी को हम नियंत्रण में रख सकते हैं। मौतें कम होंगी, लॉकडाउन कम करने पड़ेंगे, हमारी तकलीफें कम रहेंगी। अंत में दोस्तों, एक गुजारिश करना चाहूंगा। जैसे कि आप सब जानते हो, लॉकडाउन की वजह से, कोविड के डर की वजह से बाजार में मंदी है, कई कंपनियों को बहुत नुकसान हुआ है, कई लोगों की नौकरियां चली गई है, अनेक लोग बहुत मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। ऐसा कहते हैं कि कोई समाज अगर सुरक्षित या समृद्ध नहीं हो तो फिर
हम कितनी भी कोशिश कर ले, उस समाज में रहते हुए हमारा परिवार भी एक हद से ज्यादा सुरक्षितता या सुख अनुभव नहीं कर सकता। हम सब एक दूसरे पर निर्भर है, हमारी खुशियां एक दूसरे से जुड़ी है। हम सभी टेंशन में हैं अभी, बट जिन लोगों का टेंशन हमसे ज्यादा है, उनके साथ आर्थिक व्यवहार करते हुए अगर हम दिल थोड़ा सा बड़ा रखें तो उन्हें बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। और दोस्तों, इस महामारी में चिंता की और एक बात यह है कि जिन लोगों को ठीक से 2 वक्त का खाना भी नहीं मिल रहा है, उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो सकती है और उस वजह से उनमें कोविड की गंभीर बीमारी होने की शक्यता बढ़ सकती है। मैं सोच रहा था मैं क्या कर सकता हूं, तो मुझे लगा कि जो संस्थाएं लोगों तक खाना पहुंचाने का काम कर रही हैं, अगर हम ज्यादा से ज्यादा लोग उनके साथ जुड़ जाए तो वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक खाना पहुंचा सकेंगे। प्रार्थना करता हूं कि आप सभी के परिवार सुरक्षित और सुखी रहे। जय हिंद।